स्वागत करता हूँ आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो का टाइटल है मोशन एंड फोर्स। देखो वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में ना आप मोशन और फोर्स के बारे में जितने भी कंफ्यूजन होती है आप लोग को, ठीक है, इस छोटे से वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स है इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट कॉज अ चेंज इन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके वजह से उसके मोशन में जो चेंजेस आता है, ठीक है, हिलना डुलना जो होता है उसके वजह से, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फोर्स। अब जब कभी फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, व्हाट इम्पैक्ट कैन फोर्स हैव ऑन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, वो पड़ेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले मेक इट मूव। ठीक है, जब भी फोर्स लगेगा तो चीजें मूव करने लग जाती है, स्पीड बढ़ जाता है उसका, स्पीड कम भी कर सकते हैं। स्टॉप इट मतलब रोक भी सकते हैं। कॉज इट चेंज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन में बदलाव ला सकते हैं। और कॉज इट चेंज इन शेप, शेप में भी बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? फोर्स के इफेक्ट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स पड़ रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अब एक सवाल है, इन व्हाट वे डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इम्पैक्ट फोर्स। मास की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फोर्स पे? तो मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आप एक छोटे से पत्थर को धक्का लगा रहे हो तो लगेगा नहीं। अब बड़े से पत्थर लगाओ तो धक्का, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, छोटे से पत्थर को अगर धक्का लगाओ तो तुरंत लग जाएगा, बड़े से पत्थर को लगाओगे तो लगेगा ही। तो मास बढ़ने से हमें फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा लगाने के लिए। ओके, तो ये था मास का इम्पैक्ट ऑन फोर्स। ठीक है, फिर है हु वॉज इजैक न्यूटन साहब। न्यूटन साहब के बारे में जानते हैं, सभी जानते हो कौन होते हो। उनके ऊपर सेब गिर गया था, आज वही सेब की वजह से इतना ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ रहा है फिजिक्स को। ठीक है, तो ये थे न्यूटन जी। ऐसे थे दिखने में, कार्टून वाला इसका इमेज बन रखा है इसी टाइप के, मतलब हेयर साइड में। ठीक है, तो ये कौन थे? रेन ऑन्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिशियन फ्रॉम इंग्लैंड हु डिस्कवर्ड इन 1687 द कोरिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। फोर्स और मोशन के बीच में जो रिलेशन था ना, इन्होंने ही बताया था कि फोर्स की वजह से क्या मोशन में बदलाव आता है। ये सब न्यूटन ने ही बताया था। और न्यूटन जो साहब थे हमारे, उन्होंने यूनिवर्सल लॉ भी दिए थे फोर्स का। आया समझ? तो यूनिवर्सल लॉ क्या थे वो सब भी जानेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का पहला लॉ, तीन नियम थे इनके। तो सबसे पहला नियम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मोशन के लॉ थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला फर्स्ट लॉ में क्या बता रखा है? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, देखो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम अलग से फोर्स ना लगाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुक को अगर आप टेबल पे रख रहे हो तो जब तक उसको धक्का नहीं लगाओगे जब तक वो हिलेगी। या कोई चीज़ हिल रहा है, या जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो मूव करता है साइकिल, तो जब तक आप ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे, नहीं अलग से फोर्स लगाओगे, जब तक गाड़ी या साइकिल रुकेगी नहीं। रुक नहीं रहा ना, उसका यही रीज़न है। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया के अंदर आता है ये। समझ में आया? नाउ सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन होगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, यानी जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन पूछा था कि मास का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फोर्स पे, वो यही था। न्यूटन का सेकंड लॉ का वही इसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ यही है, फोर्स इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला यहीं से बनता है। फोर्स इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला यहीं से बनता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। या भी कह सकते हो एनसीईआरटी बुक्स में होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये भी सेकंड लॉ में ही आता है। ओके, नाउ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो सबसे आसान है। थर्ड लॉ में ये बताया जाता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दुनिया में कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर आप एक बॉल को हिट कर रहे हो किसी दीवार के ऊपर, तो जितना फोर्स से बॉल हिट हुआ होगा बैक साइड में उतना ही फोर्स को लग रहा होगा। ठीक है, तो अपोजिट रिएक्शन होता है। यही था न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ में आया ना? यहाँ पे कुछ सवाल पूछे हैं शायद। हाँ, सवाल क्या है पहला? नेम इंस्टेंस वेयर न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन कम इनटू प्ले। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कैन यू थिंक ऑफ सिनेरियो वेयर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रेलिवेंट। ठीक है, एग्जांपल देना है आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहाँ लगता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ लगता है। और एक और पूछा है इसमें, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ व्हेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड। यानी तीनों लॉ न्यूटन के, जो तीनों लॉ है उसके एक एक एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट जरूर करिए, कमेंट की वजह से मुझे ज़्यादा क्या मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ आपके लिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट क्लियर करूँ। पर डे मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी तो। इसी टाइप के एनिमेटेड टाइप के वीडियोज़ आएंगे। ओके, इसका कमेंट ज़रूर करना। नाउ मोमेंटम का टॉपिक आया है। मोमेंटम क्या होता है? द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स के वजह से, ठीक है, जो क्या है चेंजेस आता है मोशन में, उसका एक रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे जो लगता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम
का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा मोमेंटम। तो पी से मोमेंटम को डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल है पी। तो मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। समझ में आया? तो ये था मोमेंटम। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? A scientific principle that states that the total momentum of a system or group of objects remain constant if no external force act upon it. यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कह रहा है कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का या किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर हम अलग से फोर्स ना लगाए तो। जैसे ये अगर तुम इसको, जैसे ये आपका दे रखा है, अगर इसको ऐसे छोड़ के इस पर टकरा ये स्ट्राइक करेगा ना, तो यहाँ से भी एक ही स्ट्राइक करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ लगता है इसमें, देखो लिखा भी है इसमें। This principle applies to object in motion. It is closely related to Newton's third law of motion, which states that for every action there is an equal and opposite reaction. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ से लिंक होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर्मूला ये m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2v। ये है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है, तो एक m1 हो जाएगा, एक m2 हो जाएगा, दोनों का मास और दोनों का अलग अलग वेलोसिटी है, तो v1 v2, इससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा ये आपका। ओके, समझ आया? अब देखो क्या लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टू डायरेक्शन। दो डायरेक्शन से अगर आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका मोमेंटम क्या होगा वो पढ़ेंगे। इफ टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कह रहा है कि दो डायरेक्शन से आ रहा है, मान लो एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। समझ में आया? कैसे आ रहा है? एक आ रहा है आपका, एक मिनट, हाँ, एक आ रहा है ऐसे और एक आ रहा है ऐसे, तो देखो परपेंडिकुलर आ रहा है ना। तो कह रहा है कि जब परपेंडिकुलर आए तो इफ टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर द इंटरेक्शन इज द सेम एज द टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ बोथ डायरेक्शन। आया समझ में? कह रहा है कि जब दोनों अगर परपेंडिकुलर भी आ रहे होंगे, तो जब शुरुआत में जो इंटरेक्शन होगा ना, उसमें जो मोमेंटम लग रहा होगा, तो आफ्टर द कोलाइजन, जो टकराने के बाद जो होगा, सेम टू सेम रहेगा मोमेंटम। मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये दो डायरेक्शन का था। सिंगल डायरेक्शन में आया तो पूछा है, लिखा है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वन डायरेक्शन, लिखा है व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट इन अ सिंगल डायरेक्शन द टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर द इंटरेक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन। इस बार भी सेम ही है, चाहे वो यानी वो परपेंडिकुलर आए या ना आए, तब भी क्या रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियल भी उतना ही रहेगा जितना फाइनल रहेगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट है इम्पल्स का टॉपिक। क्या बोल रहा है इम्पल्स में? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट विल रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस चेंज मे बी इन्वॉल्व अ शिफ्ट इन वेलोसिटी सच एज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो एन इम्पल्स कॉजेज अ मोमेंटम चेंज। इम्पल्स की वजह से मोमेंटम चेंज आता है, तो फॉर्मूला ही होता है इम्पल्स का मोमेंटम चेंज, यानी फोर्स इनटू में टाइम होता है फॉर्मूला किसका, फोर्स इनटू में टाइम होता है फॉर्मूला होता है हमारा मोमेंटम का, सॉरी फोर्स इनटू में टाइम होता है इम्पल्स का फॉर्मूला। ओके, अब बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखते हैं? एम वी माइनस एम यू होगा, तो उसको डेल्टा वी ले लिया उन्होंने, डेल्टा वी मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। चेंज इन मोमेंटम जो होगा किसके बराबर होगा? इम्पल्स के बराबर होगा। और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम, ये आपको याद रखना है। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में टाइम होता है इम्पल्स। नेक्स्ट क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया देखो क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन मोशन। दिस मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट विल आइदर स्टे और रेस्ट और कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल आप बस में देखा होगा, जैसे ब्रेक लगाते हैं ड्राइवर, तो जितने भी पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ पहुंच जाता है ना आगे की तरफ, वो ये सब इनर्शिया की वजह से होता है। तो इनर्शिया एक टाइप का कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा इनर्शिया के अंदर आता है। अब यहाँ एक टॉपिक आया एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। द चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूवमेंट, उसको कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, v माइनस यू बाई टी भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में लिखा होता है डेल्टा वी बाई टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, जैसे बाइक में देखा होगा आपने, बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं घटा देते हैं, वो एक्सेलरेशन की वजह से होता है सब। नाउ क्या है टॉपिक? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? जानते हैं इसको। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। एक दूसरे से जब टकराते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, तो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। टिपिकली कॉज्ड बाय एन फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज व्हेन टू ऑब्जेक्ट
रब अगेंस्ट वन अनदर, जैसे फ्रिक्शन है हमारा, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आएगा वो। यानी मस्कुलर फोर्स है, जैसे हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो हमारा हाथ और ऑब्जेक्ट का सरफेस आ रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। यानी जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब जैसे ग्रेविटेशन हो गया तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। यानी विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, लिखा है ना, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट जब आए किसी फोर्स की वजह से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आते हैं। समझ में आया? तो यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड एंड मेड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू एक्शन। ठीक है, तो चाहे ये हो या ये हो, फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो यहीं पे होता है वीडियो का एंड। ठीक है, तो वीडियो एंड होता है आपका यहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।